ठीक है। अच्छा शाहिद भाई, ये जो इमाद वाला अनफिट होने वाला मामला है और इब्रार को ना खिलाने का जो मामला है कि आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी उन्होंने नहीं खिलाया और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी नहीं खिलाया, अभी वसीम साहब भी यही जिक्र कर रहे थे कि अगर आप अचानक से किसी वर्ल्ड कप में किसी नए खिलाड़ी को मौका देंगे तो उसके लिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उसकी नाकामी के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। तो एक दो मैचेस अगर मैच टाइम मिल जाता तो तैयारियाँ प्लान बी के हवाले से भी आपके ख्याल में बेहतर रहती? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वसीम। अगर सारे प्लेयरों को लेके जाना था वर्ल्ड कप में और सारे आप मैनेजमेंट कह रही है कि हम ट्राई कर रहे हैं प्लेयर्स को, तो डेफिनेटली फिर उसका भी चांस बनता था। लेकिन मेरे ख्याल में जो प्लेयर कुछ करना चाहता है और कुछ बनना चाहता है तो फिर वो जो भी सामने टीम हो उसके खिलाफ वो फिर परफॉर्म करने की कोशिश करता है या करना चाहिए। जब पहला मैच वैसे भी इंडिया के खिलाफ हमारा नहीं, हमारा पहला मैच यूएस के खिलाफ है, तो एक मौका है उसके पास। और जो अच्छे होते हैं वो अगेंस्ट किसी भी टीम पर अच्छे होते हैं। हाँ, वसीम की बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर इतने लड़कों को ट्राई आउट कर रहे थे तो उसको भी मौका देना चाहिए था। बिल्कुल, वो आप बिल्कुल एक पहले मैच में वर्ल्ड कप के मैच में ले जाएं, बट जब हम हिस्ट्री उठा के अगर आप देखेंगे ना तो मोस्टली हमारे प्लेयर्स, कोई नया प्लेयर जब भी आया तो पहले मैचों में आके उन्होंने धमाकेदार एंट्री दी है। दैट्स व्हाट वी होप कि कोई भी लड़का, मतलब लेट्स से कि इब्रार ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं खेला हुआ, इब्रार कुछ मैचेस खेला हुआ है लेकिन लेटली नहीं खेला हुआ, तो वो आके वहाँ पे एकदम से मैच विनर बन सकता है। तो हमारी हिस्ट्री अगर देखते हैं तो हमारे देखने डेब्यू के ऊपर कितनी सेंचुरी आपको नजर आएंगी, चाहे वो टेस्ट मैचेस हैं, ओडीआईज के अंदर भी हैं। तो वो जब गेम थोड़ी आगे चलती है तो वहाँ पे स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाट वी होप कि हमारा कोई भी नया लड़का जो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलेगा तो उससे उम्मीदें तो आप लगा सकते हैं कि उसके आप कहेंगे कि ज़्यादा चांसेस हैं उसके अच्छा करने के रादर देन के फेल होने के। अच्छा, ये जो साथ साथ स्पिनर्स की बात चल रही है ना, तो स्पिनर एक उसामा मीर भी हैं, उनके एनओसी काफ़ी दिनों से खबर में है। तो अब ये बहस शुरू हो रही है वहाँ पर क्रिकेट के हलकों में, ये भी बात सुनने को आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी तो ये उनको इजाज़त दे चुकी थी, या सिलेक्शन कमेटी ये चाहती थी कि खेल लें, अगर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़ बुला लेंगे, तो उसको रोक दिया गया। तो ये फैसला बुनियादी तौर पर किसको करना चाहिए? किसी डायरेक्टर को करना चाहिए? ये जो क्रिकेटिंग डिसीजन है ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर होना चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी तयन करेगी कि किस क्रिकेटर को कहाँ पर कितना खेलने की ज़रूरत है? देखें, ये एक ऐसी बहस थी जो मैं 3 साल जिसके ऊपर मैं बहस करता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें समझ से बाहर थी। जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है ना, उसका भी जो फाइनल अथॉरिटी थी, जो हेड ऑफ उसकी जो कमेटी के हैं वो आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट थे। उसमें ना उसमें चीफ सेलेक्टर थे, आपके कमेटी में थे, ठीक है ना, और साथ में उसके कुछ लोग और थे, सिलेक्शन कमेटी आप कह लें उसमें शामिल थी। लेकिन जो डिसीजन, फाइनल डिसीजन था वो आपके डोमेस्टिक के हेड के पास होता है। और दैट टाइम 1-2 प्लेयर्स ऐसे थे कि जिनका नहीं बनता था डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट और मैंने नहीं उनका नाम दिया, बट समहाउ वो आगे क्योंकि फाइनल अथॉरिटी मेरे पास नहीं थी, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला, चाहे वो किसी के कहने पे मिला या जैसे भी था, बट वो क्लैश आता है वहाँ पे। क्योंकि आई थिंक जब एक प्लेयर सिलेक्शन कमेटी की प्लान्स में ही नहीं है तो आप उसको कैसे एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं? तो ये जो है ये सिलेक्शन कमेटी के पास हक होना चाहिए। इसी तरह जो कैप्टन है हमारे, उसकी भी डिबेट चलती रहती है कि वाई ओनली चेयरमैन कैन डिसाइड जी कि कैप्टन कौन होना चाहिए, वहाँ पे भी मसाइल आते हैं। इसी तरह एनओसीज वाला भी जो फाइनल अथॉरिटी है, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के पास फाइनल अथॉरिटी है, जिनको क्रिकेट की अलग पे नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, तो वो फिर ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक इसमें थोड़े से चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनओसी सिंपल ये नहीं है कि इसको शक्ल देख के इसको देनी है कि नहीं देनी है। उसकी पूरी एक साइंस है, आपके पास पूरा एक डेटा आता है जी कि हाँ जी इसका वर्कलोड इतना है, इतने मैचेस ये खेल चुका है, आने वाली सीरीज़ कौन सी है, कौन सा आगे वाला आने वाला इवेंट है। तो ये 2 वाला जो कैब लगाई हुई है, मैं इस पर भी मैं एग्री नहीं होता था कि आप क्यों हर प्लेयर पर एक रूल नहीं लग सकता। कि शाहीन को अगर आप कहते हैं या नसीम को कहते हैं जिन्होंने एक लीग भी नहीं खेलनी, इनका वर्कलोड ऐसा है, इट मेक सेंस कि ठीक है इनका वर्कलोड ऐसा है, इनको हम एक एनओसी भी नहीं देंगे। ऑन द सेम टाइम एक और प्लेयर है जो आपके प्लान्स में भी नहीं है, आगे कोई सीरीज़ भी नहीं आ रही है, उसको 4 जगह से ऑफर है तो वो 4 जगह खेल सकता है। लेकिन यहाँ पे आप 2 की कैब लगाएंगे फिर ये प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। बहरहाल अब जरूर बन गया, वो बन गया, लेकिन आई थिंक इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बट इफ यू रिमेंबर अभी रिसेंट टाइम्स में ज़काशफ साहब के दौर में इंज़मामुल हक ने ये वो किया था, डिमांड की थी कि वो चीफ सेलेक्टर थे और एनओसीज देना उनके हाथ में होनी चाहिए, बट वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और एक पूरा सिलसिला मरहला चला गया। बट लाला, एज बीइंग अ फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि क्या ये जो लीग्स की एनओसीज हैं ये
ये एक चीफ सिलेक्टर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, या ये कोच और चीफ सिलेक्टर की कोई टीम, कोच कैप्टन चीफ सिलेक्टर की टीम होनी चाहिए जो डिसाइड करे, या फिर ये इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर करे? ये कौन, किसने इन एनओसीज पे साइन करना हो? मेरे ख्याल में सवेरा चीजों को अगर आपने आसान करना है तो आसान हो जाएंगी, मुश्किल करना है तो मुश्किल हो जाएंगी। ये सीधा सीधा सा सिलेक्शन कमेटी एंड देन कोच, हेड कोच जो टीम का है, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इनके डिसीजंस को सामने रखना चाहिए। हर मामले में चेयरमैन को नहीं आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये कोऑर्डिनेशन सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच के बीच में होना चाहिए कि किसको एनओसी देनी है, किसको नहीं देनी, किसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसको नहीं देना। मेरे एक चीज पे बिलीव है सवेरा के जब आपकी पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो तो फिर किसी को भी एनओसी नहीं देनी चाहिए किसी भी लीग की। मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है। हाँ, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है वो बिल्कुल जा सकते हैं, वो खेल सकते हैं हर जगह, लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है और डोमेस्टिक सीजन आपका चल रहा हो, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्लेयर को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लड़के का खेलना, उसको अहमियत देना और उसी में से सिलेक्शन होके आगे पाकिस्तान का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो इसी तरीके से ही होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस चीज को इस तरीके लाला, फिर इसका मतलब ये कि जब लड़के, जो हमारी नेशनल टीम के लड़के अगर वो फ्री हैं और लेट्स से उस वक्त कायदे-आज़म ट्रॉफी हो रही है, क्या उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग होनी चाहिए कि वो कायदे-आज़म ट्रॉफी में भी फीचर करेंगे? मैं वही कह रहा हूं कि देखिए कायदे-आज़म ट्रॉफी हो रही है, अगर कोई एक पाकिस्तान टीम टूर से होके आ रही है तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो रेगुलर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, उसमें आप ऑप्शन दे सकते हैं कि आपने सीजन में जितने भी मैचेस होते हैं उसमें से 4 मैच खेलने फर्स्ट क्लास के 4 डे वाले, या आपने जो भी वनडे क्रिकेट खेलनी है, वनडे टूर्नामेंट तो इतना ज्यादा खैर बड़ा नहीं होता, 4 डे क्रिकेट के आपने 3 मैच या 4 मैच खेलने हैं, ये कंपलसरी होना चाहिए, ये खेलना चाहिए उन लड़कों को। उससे क्या होता है कि जब सीनियर प्लेयर ड्रेसिंग रूम शेयर करता है जूनियर्स के साथ तो उन जूनियर्स को फायदा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कि सीनियर के आने से ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत सीरियस हो जाता है और क्रिकेट पे फोकस ज्यादा होते हैं, इसलिए कि वो सीनियर क्रिकेटर्स एक ऐसे माहौल से निकले हुए होते हैं कि उनको वो एनवायरनमेंट डोमेस्टिक लेवल पे प्लेयर को ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नए प्लेयरों की, तो उनसे ये फायदा बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है इसको कंपलसरी करना। बीसीसीआई ने ईशान किशन और श्रेया अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया बिकॉज दे वर अवेलेबल एंड दे डिड नॉट गो फॉर रणजी ट्रॉफी। वसीम, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में तो हमारे भी लिखा हुआ है, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर अवेलेबल यू मस्ट प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। बात फिर वही आ जाती है जो शाहिद बात कर रहे हैं कि हम चीज़ों को मुश्किल कर देते हैं, ठीक है ना। मेरे मल्टीपल टाइम्स हुआ कि मैंने एज अ चीफ सेलेक्टर डोमेस्टिक को लिखा, उनसे बात भी की कि ये लड़के नहीं खेल रहे, इनको खेलनी चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट, ये अवेलेबल है, इनको खेलनी चाहिए, ये नहीं खेल रहे, मेरी इनसे बात भी हो चुकी है, लेकिन ये आपके पास आके वो निकल जाते हैं, तो इस चीज़ को रोकना होगा, यू नीड टू टेक एक्शन। कोई एक्शन कभी नहीं लिया गया, कोई कभी किसी शूट पे जा रहा है, कोई कभी कहीं खेलने जा रहा है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली गई है। तो आई थिंक जब तक हम कोई एग्जांपल सेट नहीं करेंगे, और एग्जांपल सेट फिर बात वही है कि जिसके एक दो प्लेयर ऐसे भी थे, एक दो प्लेयर ऐसे भी थे, जी एक दो प्लेयर ऐसे भी थे सवेरा, अभी जो मुझे पता चला है कि उन्होंने कैंप अटेंड किया है, कैंप अटेंड करने के बाद डोमेस्टिक सीजन चल रहा था तो उन्होंने अपने ट्रेनर फिजियो से लिखवा लिया कि उसको रेस्ट चाहिए, तो वो डोमेस्टिक सीजन हो रहा है, टीम के अंदर भी नहीं है, टीम मतलब टूर पे भी नहीं जा रहे, और उसके बावजूद उन लड़कों ने लिखवा लिया, मेल करवा ली अपने डिपार्टमेंट को कि जी हमें अभी हमारे ट्रेनर ने जो है या फिजियो ने हमें रेस्ट का कहा है, और जो कि अभी कैंप अटेंड करके आए हैं काकुल से। मुझे मिसबा ने 1-2 बातें बताई, मैं हैरान हो गया कि यार ये यंग लड़के हैं और डोमेस्टिक सीजन से छुपने की हरकतें कर रहे हैं। तो आई मीन कि ये समझ से बाहर है कि आखिर फिजियो या ट्रेनर किस तरीके से उन लड़कों को इतनी फेवर दिया जाता है। मेरे ख्याल में ज्यादा ही फेवर लड़के लेते हैं उससे, जिसकी वजह से आज तक वो टीम के साथ ही हैं।